सोचो अगर आप कोई ऐसी लैंग्वेज सीख लो जिसे नासा के साइंटिस्ट, नेटफ्लिक्स, गूगल एंड इंस्टाग्राम जैसे जाइंट भी यूज करते हो तो कैसा होगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे ही लैंग्वेज को सीखने वाले हैं जो कि है पाइथन। यस फ्रेंड्स, पाइथन एक सुपर पावर है। इससे आप वेबसाइट बना सकते हैं, गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं एंड डेटा से फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर आपको कोडिंग में एकदम जीरो नॉलेज है तो पाइथन आपके लिए एक बेस्ट लैंग्वेज हो सकता है आपके कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम लोग एक पाइथन की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, हम पाइथन को बेसिक से लेके एडवांस तक इसके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे एंड इसके साथ ही हम इसमें कई सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पाइथन सीरीज की कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अब बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर पाइथन जर्नी। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या होने वाला है। आज हम पाइथन में सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे, देन पाइथन ऑपरेटर्स, देन डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग एंड इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स। आज हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पाइथन को शुरू करने से पहले हम एक कोड एडिटर को डाउनलोड करेंगे जो कि है VS कोड। तो हमारा जो भी पाइथन का कोड होगा हम इस कोड एडिटर में लिखेंगे। तो VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ आपको सर्च करना है VS कोड डाउनलोड। इसके बाद जो ये पहला लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको VS कोड का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो आप इस ऑप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स यूज करते हैं तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड अगर आप मैक यूज करते हैं तो इस लिंक से आप VS कोड का डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एक और बात फ्रेंड्स, अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो इसे इंस्टॉल करते वक्त आपको जितने भी चेक बॉक्स मिले आपको क्या करना है, उन सभी को टिक कर देना है। तो इन सिंपल प्रोसेस से आपका ये जो VS कोड है ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना है अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेना है। आप इसे किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पाइथन नाम से क्रिएट किया है। उसके बाद आपको इस फाइल को ओपन करके, अगर आप यहाँ पर विंडोज यूज कर रहे होंगे तो यहाँ राइट क्लिक आपको करना है और राइट क्लिक में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ओपन विथ कोड का। मैं एक और बात रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप विंडोज यूज कर रहे होंगे तभी आपको वो ऑप्शन दिखेगा। जैसे यहाँ पर मुझे वो ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो विंडोज में आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्या, ओपन विथ कोड। उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उससे होगा ये कि आपका ये जो फाइल है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो विंडोज में तो आप इसे ऐसे ओपन कर सकते हैं, पर अगर आप मैक या लिनक्स यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ ये फाइल दिख रहा होगा, इस फाइल में आके आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है ओपन फोल्डर। इसके बाद आपको वो फोल्डर ओपन कर लेना है। जैसे कि मेरे केस में ये पाइथन फोल्डर है जिसे मैंने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था। इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ से ओपन कर लूंगा। तो इस फोल्डर में हम क्या करेंगे, अपने सभी कोड को एक जगह स्टोर करके रखेंगे, जिससे कि फ्यूचर में अगर हमें किसी कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना हुआ तो हमारे जितने भी कोड होंगे वो यहाँ पर स्टोर्ड होंगे, तो हमें रिवीजन के टाइम आसानी होगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इस ऑप्शन से आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं एंड इस ऑप्शन से आप कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस पाइथन फोल्डर में मुझे एक और फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल XYZ। तो ये मेरा एक फोल्डर क्रिएट हो गया। इसके बाद जब मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरा फाइल क्रिएट होगा, पर किस में, इस XYZ फोल्डर में क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा ये XYZ फोल्डर सिलेक्टेड है। तो अगर मुझे पाइथन फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, जिससे ये ब्लू वाला लाइन देख के आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये पाइथन फोल्डर सिलेक्ट हो गया। तो अब अगर मैं कोई फोल्डर क्रिएट करूं तो वो मेरा इस पाइथन फोल्डर में क्रिएट होगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इस XYZ फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूंगा। हम यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट। मैं ये हमारा पहला लेक्चर है तो पहले लेक्चर का जो भी कोड होगा मैं इस फर्स्ट वाले फाइल में लिखूंगा और इसके बाद आपको एक .py लिख देना है। अब ये .py क्या है, तो ये .py पाइथन का एक्सटेंशन है। इसे लिखने से क्या होगा कि अब ये जो फाइल है ये एक पाइथन का फाइल बन गया और अब हम जो भी कोड यहाँ पर लिखेंगे उससे VS कोड एक पाइथन का कोड समझ के रन करेगा। और एक और चीज आपको क्या करना है, आपको इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको पाइथन को डाउनलोड कर लेना है। कैसे? तो सिंपली आपको सर्च करना है पाइथन एंड जो ये वाला ऑप्शन है ये इसे आपको डाउनलोड करके इनेबल कर देना है। मेरे केस में ये पहले से इनेबल है। और साथ ही आपको एक और चीज डाउनलोड करनी है जो कि है ये कोड रनर। तो इस कोड रनर को भी आपको डाउनलोड कर लेना है, ये हमारे कोड को रन करने में हेल्प करेगा। तो इन सभी चीजों को डाउनलोड करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने पाइथन कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट होने वाला है वो है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं जो डेटा वैल्यूज को स्टोर करते हैं। अब इसका मतलब क्या, तो फ्रेंड्स अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको कई सारे कंटेनर्स दिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके आसपास कोई अलमीरा रखा होगा जिसमें आपके कपड़े रखे होंगे, आपके आसपास कोई बाल्टी हो सकती है जिसमें पानी स्टोर करके रखा हुआ होगा एंड अगर आप किचन में जाएं तो आपको कुछ डब्बे मिल सकते हैं जिसमें नमक या चीनी स्टोर करके रखा हो सकता है। तो अगर हम इन तीन चीजों को देखें तो ये एक तरह से कंटेनर है। जैसे अलमीरा एक कंटेनर है किस लिए, कपड़े स्टोर करने के लिए। बाल्टी एक कंटेनर है किस लिए, पानी स्टोर करने के लिए। एंड वो डब्बा जो हमने किचन में देखा था वो भी एक कंटेनर है नमक या चीनी स्टोर करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये तीनों
तीनों हैं तो एक ही चीज, कंटेनर, पर ये तीनों अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल अलमीरा में हम पानी या नमक चीनी स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, एंड अगेन बाल्टी में या डब्बे में हम कपड़ों को परमानेंटली स्टोर करके नहीं रख सकते। तो अलग अलग कंटेनर अलग अलग चीजों को स्टोर करने के काम आती हैं। सेम वैसे ही हमारे पास पाइथन में भी कई सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रकार के डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं। तो वेरिएबल्स तो आपको समझ में आ गया होगा, अब ये डेटा क्या है। तो अलमीरा, बाल्टी और डब्बे के केस में जो चीजें हमारी स्टोर हो रही थी, जैसे अलमीरा में कपड़े, बाल्टी में पानी और डब्बे में नमक, तो वो जो चीजें थी वो हमारा डेटा था। ओके, तो पाइथन में भी कुछ वैसी चीजें होती हैं जिन्हें हम डेटा कहते हैं। ओके, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा मतलब क्या। तो वेरिएबल्स ये होते हैं। अब उसके बाद पाइथन में इन वेरिएबल्स को क्रिएट कैसे करते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल्स को क्रिएट करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। आपको कोई भी नेम लिख देना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, या फिर 7-8 में आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो आपने कई बार वेरिएबल्स को यूज भी किया होगा। सेम वैसे ही हम यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर या नाम लिख दें, जैसे कि XYZ और इक्वल टू लिख दें, तो ये जो XYZ है ये अब हमारा एक वेरिएबल बन गया। ओके, इसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 53 लिख दें तो ये एक डेटा स्टोर हो गया। ओके, तो ये जो XYZ है ये हमारा वेरिएबल हो गया, एंड ये जो 53 इसके अंदर स्टोर्ड है ये हमारा वैल्यू हो गया या डेटा हो गया। सेम आप एक लेटर लिख के भी वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? आपने A लिख दिया और आगे इसके इक्वल टू लगा दिया, तो ये जो A है ये एक वेरिएबल बन गया, एंड इसमें आप चाहे तो कोई भी नाम भी स्टोर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राज। तो ऐसे करके आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, पर यहाँ पर जो हमने नाम लिखा इनके भी कुछ सेट रूल्स होते हैं। मतलब हम नाम लिख के वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं, पर इनके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि कौन से नाम हम लिख सकते हैं एंड कौन से नाम हम नहीं लिख सकते। तो वो क्या है? तो जो वेरिएबल का नाम है वो मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। मतलब कि जो भी हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग या तो अल्फाबेट से होनी चाहिए, यानी कि लेटर से ABCD, कैपिटल या स्मॉल कुछ भी हो सकता है, या फिर उसकी स्टार्टिंग अंडरस्कोर से हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया _A, तो ये भी एक करेक्ट वे है। पर अगर मैं इसकी स्टार्टिंग कोई नंबर से कर दूं, फॉर एग्जांपल 1A, तो यहाँ पर मुझे एक एरर शो होगा। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख भी पा रहा होगा कि ये रेड हो गया। तो जो वेरिएबल का नेम है उनकी स्टार्टिंग या तो किससे होगी, लेटर से या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से। उसके बाद अगला पॉइंट है कि कांट स्टार्ट विद अ नंबर, इसे भी हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि वेरिएबल ओनली कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या कि हम वेरिएबल में या तो कोई अल्फाबेट लिख सकते हैं या कोई नंबर या फिर कोई अंडरस्कोर। जैसे कि हमने लिख दिया ABC 1 2 3 एंड अंडरस्कोर और इक्वल टू। तो ये जो है ये हमारा वेरिएबल बन गया और ये एक करेक्ट वे है। ओके, हमने क्या पढ़ा था कि हम स्टार्ट नंबर से नहीं कर सकते पर बीच में नंबर्स आ सकते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। मतलब क्या? ये जो वेरिएबल के नेम होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक स्मॉल a लिखा और एक कैपिटल A से वेरिएबल बनाया, तो ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। हालांकि है ये दोनों a ही, पर पाइथन इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि कांट बी एनी ऑफ पाइथन कीवर्ड्स। मतलब पाइथन में कुछ सेट कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट, इनपुट, ये सब कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम पाइथन कोड को लिखते हैं। तो उन कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल का नेम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पाइथन में प्रिंट एक फंक्शन होता है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि हम पाइथन में अगर प्रिंट लिखें तो उसके थ्रू हम कुछ काम कर सकते हैं। तो हम उस प्रिंट कीवर्ड को यहाँ पर वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट एंड इक्वल टू कोई नंबर, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि हमने कोई भी कैरेक्टर लिखा और इक्वल टू करके उसमें कोई वैल्यू असाइन कर दिया, तो ये जो है ये हमारा वेरिएबल बन गया। पर यहाँ पर इस केस में क्या हुआ कि ये जो प्रिंट नेम है ये ऑलरेडी पाइथन में कहीं यूज हो रखा है। मतलब प्रिंट का यूज करके पाइथन में हम किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो प्रिंट का यूज करके हमने तो एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। पर अगर हम कुछ ऐसा करें, प्रिंट कुछ भी कैरेक्टर, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने पहले तो यहाँ पर प्रिंट का यूज करके एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड देन प्रिंट फंक्शन का यूज किया जो कि पाइथन में पहले से डिफाइंड है। ओके, मतलब इससे मैं कुछ काम कर सकता हूँ। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, पर अभी आप इस चीज को समझिए। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये मुझे एक एरर शो करेगा जो कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिख सकता है। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट था कि कांट बी एनी ऑफ पाइथन कीवर्ड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि ये प्रिंट क्या था। तो अगर आपको पाइथन में कुछ भी प्रिंट करवाना है अपने आउटपुट में, तो आप उसके लिए प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे? तो आपको सिंपली लिखना है प्रिंट एंड इसके अंदर आपको लगाना है डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारे आउटपुट
आउटपुट में प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें हेलो वर्ल्ड और इसे रन करें, और रन करने का तरीका क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पर कोड रनर को डाउनलोड किया है जिसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, ये ट्रायंगुलर ऑप्शन के बगल में ये जो एरो है आपको इस पे क्लिक करना है एंड आपको रन पाइथन फाइल पे क्लिक करना है। ओके, तो इससे क्या होगा कि ये जो पाइथन फाइल है ये टर्मिनल में ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड था यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। तो हम अपने पाइथन फाइल को कुछ ऐसे रन कर सकते हैं एंड प्रिंट को भी आई होप आपको यूज करना आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है पाइथन ऑपरेटर्स। तो पाइथन में हमारे पास कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि ऑपरेशन को परफॉर्म करने के काम आते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो जो हमारा पहला ऑपरेटर है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, डबल स्टार एंड डबल स्लैश। आई थिंक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड इन चारों को तो आपको यूज करना आता होगा। हम इन तीनों को देख लेते हैं। तो ये परसेंटेज मतलब क्या? तो इसे हम कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। ओके, तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है कि ये हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचेगा ये उसे रिटर्न करता है। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रिंट करें 4 मॉड्यूलो 3, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 को 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचना चाहिए उसे प्रिंट कर दो। ओके, और जब हम इस कोड को रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 आउटपुट में आ चुका है हमारे। ओके, तो अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है? 1। तो यहाँ पर वो प्रिंट हो गया। इसके बाद ये डबल स्टार क्या है? तो ये डबल स्टार पावर देने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है कि 4 टू द पावर 3, तो उसे हम डबल स्टार का यूज करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 4 डबल स्टार 3, तो इसका मतलब है 4 टू द पावर 3। तो यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो 4 का पावर 3 का रिजल्ट प्रिंट होगा। मतलब जब मैं अब इस कोड को रन करूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 64, जो कि कैसे आया? तो 4 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 4 64। तो ऐसे हमारा ये रिजल्ट आया। इसके बाद है ये डबल स्लैश वाला ऑपरेटर। ये क्या करता है? तो ये जो सिंगल स्लैश वाला ऑपरेटर है ये 2 नंबर को डिवाइड करता है एंड सेम ये डबल स्लैश वाला ऑपरेटर भी 2 नंबर्स को डिवाइड ही करता है। पर इन दोनों में अंतर क्या है? तो जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं 4 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो इसका आउटपुट आया 1.33333 ऐसा कुछ, और यहीं अगर मैं डबल स्लैश लगा दूं तब इसका आउटपुट क्या आ रहा है? 1। मतलब सिर्फ अगर स्लैश हम लिखते हैं तो वो क्या करता है? 4 को 3 से डिवाइड करता है और वो एक तरह से एक्यूरेट वैल्यू देने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर इसने वैल्यू दिया 1.33333 ऐसा। पर जब हम डबल स्लैश का यूज करते हैं तो ये रिजल्ट को राउंड ऑफ नहीं करता। आपको यहाँ देख के लग रहा होगा कि इसने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। नहीं, इसने सिंपल सा क्या किया कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स थे उन्हें बस डिलीट कर दिया। मतलब कि अगर हमारा रिजल्ट होता 1.99999, तो आपको लग रहा होगा कि राउंड ऑफ करके उसका रिजल्ट 2 आना चाहिए, पर नहीं। डबल स्लैश क्या करेगा कि पॉइंट के बाद जितने भी 9 है उन्हें रिमूव करके सिंपल एक 1 रिटर्न करेगा, जैसे कि यहाँ पर 1 रिटर्न हुआ। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं लिख दूं 16 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर रिजल्ट आया हमारे पास 5। ओके, तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं ये डबल स्लैश उन्हें रिमूव कर देता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये क्या करते हैं? तो ये वैल्यू असाइन करने में हेल्प करते हैं। मतलब जैसे थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं कोई भी नाम लिख के, फॉर एग्जाम्पल XYZ एंड इक्वल टू लिखते हैं, और इसके बाद हम कोई भी अगर नंबर लिख दें, फॉर एग्जाम्पल 53, तो ये जो 53 डेटा था ये कहाँ जाके स्टोर हुआ? ये इस वेरिएबल में जाके स्टोर हुआ। पर इसे स्टोर कराया किसने? तो इस इक्वल टू ने, जो कि हमारा था असाइनमेंट ऑपरेटर। ये चीजों को असाइन करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये बेसिकली क्या करता है कि राइट की वैल्यूज को लेफ्ट में असाइन कर देता है। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। इसके बाद है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या करता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें इस XYZ के वैल्यू को XYZ प्लस 5 करना है, तो इस कोड का मतलब क्या कि जो XYZ का पहले वैल्यू था उसे 5 से इंक्रीमेंट कर दो। कहने का मतलब क्या कि जो पहले वैल्यू था 53 उसमें 5 ऐड करके उससे अब XYZ में स्टोर करा दो। ओके, तो हमने इसे ऐसे कर लिया। अब इसी कोड को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? तो हम सिंपली लिखेंगे XYZ प्लस इक्वल टू 5। मतलब क्या कि XYZ में जो पहले वैल्यू स्टोर था उसे 5 से इंक्रीमेंट कर दो। इसका भी सेम मतलब है। ओके, देन आई होप आपको ये बाकी ऑपरेटर्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मतलब माइनस इक्वल टू का मतलब क्या कि जो भी पहले वैल्यू स्टोर थी उससे माइनस कर दो किसी एक वैल्यू से, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं माइनस इक्वल टू, और अब
XYZ को प्रिंट कराऊं, प्रिंट XYZ। और यहाँ एक और बात फ्रेंड्स, अगर हम प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स लगा के कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल XYZ, तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, डबल कोट्स के अंदर जो भी कुछ लिखा है उसे एज इट इज प्रिंट कर देगा। पर अगर हम ये डबल कोट्स नहीं लगाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा कि इसके अंदर अब जो कुछ लिखा हुआ है ये उसे एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा और उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पर कोड रन करके दिखाता हूँ, तो पहले तो इसे क्लियर कर लेता हूँ और अब कोड को रन करता हूँ। तो ये जो पहला लाइन प्रिंट हुआ जो कि था XYZ, वो क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने XYZ को एज इट इज प्रिंट कराया। एंड सेकंड लाइन में हमारा क्या प्रिंट हुआ, 53। ओके, तो 53 कैसे प्रिंट हुआ, ये XYZ का वैल्यू प्रिंट हुआ और ये XYZ का ये वैल्यू प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि पहले तो हमने यहाँ पर क्या किया कि XYZ की वैल्यू को 5 से इंक्रीज कराया। इसे मैं यहाँ पर प्रिंट भी करा देता हूँ, प्रिंट XYZ। ओके, तो पहले वैल्यू इंक्रीज हुआ तो हमारा रिजल्ट क्या आया, यहाँ पर देखिए पहले हमारा 58 रिजल्ट आ रहा था और मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और अब इसे रन करता हूँ। तो पहले हमारा रिजल्ट आया 58 जो कि इंक्रीमेंट के बाद का रिजल्ट था। ओके, पहले हमने क्या किया, XYZ को 5 से इंक्रीज किया और उसे प्रिंट कराया, तो उसका रिजल्ट आया 58। देन अगेन हमने उसे 5 से डिक्रीज किया, तो 58 में से हमने 5 रिमूव कर दिया, तो हमारा रिजल्ट आया 53। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। एंड पाइथन में कोड लिखना इतना ही सिंपल है फ्रेंड्स, आपको सिंपली बस कोड लिखना चालू कर देना। मतलब अगर आपने सी लैंग्वेज या जावा ऐसा, मतलब अगर आपने सी या जावा कुछ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कुछ सिंटैक्स होते हैं। मतलब कोड लिखने से पहले आपको एक पहले से सिंटैक्स लिखना पड़ता है, तब जाके आप कोड लिखते हैं। पर पाइथन में वैसा कुछ नहीं है, आपको बस क्या करना है, एक फाइल बनाना है एंड देन अपना कोडिंग स्टार्ट कर देना है। एंड दूसरे लैंग्वेजेस में एक टर्मिनेटर भी यूज होता है। मतलब आप क्या करते होंगे कि अगर आपने सी लैंग्वेज को पहले से पढ़ा है तो आप सेमीकोलन लगा के लाइन को टर्मिनेट करते होंगे, पर पाइथन में वैसा कुछ नहीं है। और अगर आप पाइथन से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स अभी मैंने जो बोला आप उसको बिल्कुल भूल जाइए। पाइथन में कोड करने का एकदम सिंपल सा तरीका है जो कि मैं ऐसे कोड कर रहा हूँ, आपको सिंपली कोड करना स्टार्ट कर देना है, दैट्स इट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ये ऑलवेज एक वैल्यू रिटर्न करते हैं जो कि ट्रू या फॉल्स में होता है। ओके, मतलब क्या कि जैसे ये चार ऑपरेटर, इन चारों का यूज करता हूँ मैं और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट 4 लेस देन 5। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है तो आप बोलेंगे कि हाँ भैया सही है, 4 इज लेस देन 5। और अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं तो यहाँ आउटपुट में क्या दिखा हमें, ट्रू। ओके, तो ये जो ऑपरेटर है इसने इसकी वजह से क्या रिटर्न हुआ, जो वैल्यू है ऑलवेज ट्रू या फॉल्स में रिटर्न होगा। ओके, तो आई होप आपको ये बाकी चार भी समझ में आ रहे होंगे कि ये कब और कैसे यूज होंगे। देन अब ये दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो पहला इक्वल टू एंड एक्सक्लेमेशन मार्क और एक इक्वल टू। इसका मतलब क्या, अगर हमें कंपेयर करना हो कि 4 5 के इक्वल है या नहीं तो आप इसे कैसे कंपेयर करोगे, आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 इक्वल टू 5, इसे प्रिंट करो तो आप देख सकते हैं कि 4 नॉट इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स आना चाहिए, पर नहीं, यहाँ पर हमें एक एरर शो होगा। ओके, क्योंकि ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये क्या करेगा कि 5 की वैल्यू को 4 में असाइन कर देगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 4 कोई वेरिएबल नहीं है, ये 4 एक कांस्टेंट है। और हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये तो गलत हो गया। पर हमें कंपेयर करना है कि 4 5 के इक्वल है या नहीं, तो उसके लिए हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। ओके, तो डबल इक्वल टू क्या करेगा, यहाँ पर कंपेयर करेगा कि ये दोनों लेफ्ट और राइट वाली वैल्यूज इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा एंड अगर इक्वल नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे अब मैं यहाँ पर इसे रन कराऊं तो हमें फॉल्स देखने को मिलेगा। ये मैं इसे जूम भी कर लेता हूँ एंड अब अगर आप देखें तो यहाँ हमें फॉल्स रिटर्न होके दिख रहा है। सेम एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू भी कुछ ऐसा ही काम करता है पर उल्टा। मतलब अगर हमें ये चेक करना हो कि ये दोनों क्या इक्वल नहीं है तो हम यहाँ लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क और इसे पढ़ेंगे कैसे, नॉट इक्वल टू। ओके, पाइथन में एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नॉट। ओके, नहीं, मतलब क्या 4 और 5 इक्वल नहीं है, तो हाँ नहीं है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। तो अब अगर हम इसे रन कराएं तो ये रिटर्न कर रहा है हमें ट्रू। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब जिसमें आते हैं एंड और नॉट। तो ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं, पर कैसे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट और राइट में वैल्यूज आ रहे थे। ओके, और इन सभी का आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आ रहा था। पर लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों जगह ट्रू या फॉल्स वैल्यूज ही होते हैं। मतलब कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं, प्रिंट ट्रू एंड ट्रू,
ओके, तो इसका मतलब क्या? ओके, एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर यहाँ पर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, और इन दोनों में से लेफ्ट और राइट दोनों जगह में से कोई भी अगर फॉल्स हो गया तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस कोड को अब रन कराऊं और इसे रिमूव कर देता हूं, तो अगर मैं इस कोड को रन कराऊं तो हमें वैल्यू दिखेगा ट्रू, क्योंकि लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह ट्रू है। और अगर मैं कहीं भी एक जगह फॉल्स कर दूं तो हमें वैल्यू देखने को मिलेगा फॉल्स, जो कि यहाँ आउटपुट आया। ओके, उसके बाद आता है और कब यूज होता है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं और लगा दूं तो लेफ्ट और राइट दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर ट्रू हो गया, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। ओके, पर अगर दोनों वैल्यूज ही फॉल्स हो गए तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा, दोनों ट्रू हो गए तो भी हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। तो आई होप आपको और भी समझ आ गया होगा। इसके बाद ये नॉट कब यूज होता है, तो ये नॉट जो है ये ट्रू को फॉल्स बनाने में एंड फॉल्स को ट्रू बनाने में यूज होता है। कैसे? तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ ट्रू। ओके, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न हो रहा है, और अगर इसे मैं ब्रैकेट में लिख दूं और ब्रैकेट के बाहर में लिख दूं नॉट, तो ये नॉट क्या करेगा कि नॉट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसे उल्टा कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नॉट के अंदर ट्रू है तो ये उसे फॉल्स में बना देगा, जैसे कि हमारा यहाँ पर रिजल्ट भी दिख रहा है फॉल्स। एंड अगर यहाँ पर हमारे पास फॉल्स होता तो ये उसे ट्रू बना देता, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, इसमें होते हैं इज नॉट, एंड उसके बाद है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन, नॉट इन। तो इन दोनों ऑपरेटर्स को हम फ्यूचर में एक्सप्लोर करेंगे जब हम पाइथन के कुछ कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। तो अभी के लिए आपको बस इन 4 ऑपरेटर्स को ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है डेटा टाइप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वेरिएबल्स पढ़ते वक्त हमने देखा था कि वेरिएबल क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये डेटा क्या होता है और डेटा कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो डेटा होते हैं ये पाइथन में कुछ इतने टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है टेक्स्ट टाइप, मतलब हम यहाँ पर कोई भी नाम जो स्टोर करा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल टू आकाश, तो यहाँ पर ये डेटा इस नेम वेरिएबल में स्टोर हुआ। तो ये जो डेटा था ये टेक्स्ट टाइप का डेटा था, और इस डेटा को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग डेटा। ओके, मतलब आपको कहीं भी टेक्स्ट टाइप का डेटा मिले तो उस डेटा को हम स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, देन अगला होता है हमारा न्यूमेरिक डेटा, जिसमें हम इंटीजर, फ्लोट या कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करा सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा सीक्वेंस डेटा, जो कि है लिस्ट, टपल, रेंज। लिस्ट नाम से आपको क्लियर होगा कि लिस्ट का मतलब क्या होता है। ओके, और टपल और रेंज जो होते हैं ये भी सिमिलर टू लिस्ट के तरह होते हैं। इसके बाद होता है हमारा मैपिंग टाइप डेटा, जो कि पाइथन में डिक्शनरी कहते हैं जिसे हम, और इसे भी हम फ्यूचर वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद होता है हमारा सेट टाइप डेटा। 11th में अगर आपने सेट पढ़ा होगा तो ये उस टाइप का डेटा है। देन अगला डेटा टाइप होता है हमारा बूलियन टाइप। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, जो कि हम यहाँ पर यूज कर रहे थे कुछ देर पहले। ओके, ये जो ट्रू फॉल्स हम यूज कर रहे थे ये भी एक डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप? बूलियन डेटा टाइप। ओके, तो इन सभी डेटा टाइप को आपको अभी तो ब्रीफ में जान लेना है, इन सभी को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं नंबर्स डेटा टाइप को। तो नंबर्स में हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? पहले तो इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर मतलब क्या, आप आई होप जानते होंगे, 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी एंड -1 -2 -3 -4 टिल माइनस इन्फिनिटी, जितने भी नंबर्स हैं वो सभी इंटीजर में आते हैं। फ्लोट मतलब क्या, जो पॉइंट या डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो सारे फ्लोट नंबर कहे जाते हैं पाइथन में। तो इन्हें भी हम स्टोर कर सकते हैं। एंड इन सभी को स्टोर करने के लिए हमें अपने वेरिएबल में कोई चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज करेंगे तो जनरली क्या होगा कि आपको डिफाइन करना होगा कि आप इस वेरिएबल में क्या स्टोर करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने एक्स वेरिएबल बनाया तो आपको डिफाइन करना होगा कि एक्स में आप नंबर स्टोर करना चाहते हैं या स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हैं, या नंबर स्टोर करते हैं तो कौन सा नंबर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इंटीजर। ये सब आपको पाइथन में करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप सिंपली वेरिएबल का नेम लिखते हैं एंड कोई भी डेटा टाइप उसमें स्टोर कर देते हैं। तो हमारा जो अगला नंबर्स का डेटा टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपने 11-12 पढ़ा होगा तो आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी पता होगा कि ये क्या होते हैं। और अगर आपने 11-12 में मैथ्स नहीं लिया था तो मैं आपको सिंपली यहाँ पर बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक टाइप ऑफ नंबर होते हैं जिसमें कि 2 पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पर ये जो पहला पार्ट होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है, एंड जो दूसरा पार्ट होता है जो कि आई के साथ लिखा होता है, वैसे इस आई को हम कहते हैं आयोटा, उसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। और इस आई का मतलब होता है रूट के अंदर -1। ओके, तो आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्लियर होगा। इसके बाद जो हमारा अगला डेटा टाइप है वो है बूलियन टाइप। ये जो बूलियन वैल्यूज हैं ये ऑलवेज ट्रू या फॉल्स में ही आंसर रिटर्न करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि दे आर नथिंग बट ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज। ओके, ऑलमोस्ट ऑल वैल्यूज इज इवैल्यूएटेड ट्रू इफ इट हैज सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट। मतलब पाइथन में किसी भी डेटा में
में अगर कोई वैल्यू है तो उसे वो एज अ ट्रू ट्रीट करेगा। मतलब क्या, मैंने यहाँ पर क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग लिख दूं, कोई भी रैंडम स्ट्रिंग मैंने लिख दिया, तो अगर मुझे देखना है कि इससे अगर मैं बूलियन में कन्वर्ट करूं तो उसका ट्रू वैल्यू रिटर्न होगा या फॉल्स, तो मुझे देखना होगा कि क्या इस डेटा में कोई वैल्यू स्टोर है, मतलब इस स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू स्टोर है, कोई रैंडम वैल्यू, तो इसका जो आउटपुट होगा बूलियन में वो ऑलवेज ट्रू होगा। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ठीक है भैया कि कोई भी वैल्यू अगर भरा है तो उसका ट्रू वैल्यू होगा। तो फॉल्स किसका होगा? तो अगर इसमें कुछ नहीं लिखा होता, मतलब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया पर इस स्ट्रिंग में कुछ स्टोर ही नहीं है, मतलब अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं इस एस को, तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखेगा, यहाँ ब्लैंक दिख रहा है। तो अगर मैं कोई डेटा टाइप बनाऊं और उसमें कुछ स्टोर ना करूं तो उसका जो बूलियन वैल्यू होता है वो फॉल्स होता है। ओके, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि एनी स्ट्रिंग इज ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। इसे भी हमने देख लिया, कोई भी स्ट्रिंग अगर उसमें वैल्यू है तो वो ट्रू होगा एंड अगर वैल्यू नहीं है तो वो फॉल्स होगा। अगर इसे हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो इसे ऐसे देख सकते हैं कि क्या करता हूँ मैं यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर कर देता हूँ एंड s2 नाम से एक और स्ट्रिंग बना के इसे एम्प्टी रख देता हूँ। प्रिंट के अंदर हम नॉट ऑपरेटर का यूज करके लिखते हैं पहले s एंड प्रिंट के अंदर नॉट ऑपरेटर का यूज करके लिख देते हैं s2। तो हमने अभी नॉट ऑपरेटर को पढ़ा, ये क्या करता है कि इसके अंदर अगर ट्रू वैल्यू हो तो उसे फॉल्स कर देगा एंड अगर फॉल्स वैल्यू हो तो उसे ट्रू कर देगा। तो यहाँ पर ये s में कोई कंटेंट है पहले से, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ट्रू। तो हमने यहाँ पर लिखा नॉट, तो ट्रू का नॉट क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। एंड s2 में हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया तो इसका जो बूलियन वैल्यू है ये फॉल्स होना चाहिए। और हमने यहाँ लगाया नॉट ऑफ s2, तो ये फॉल्स का नॉट क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। तो अब अगर हम इसे रन करें तो हमें क्या देखने को मिलता है? इसका जो रिजल्ट आया वो है फॉल्स एंड इसका रिजल्ट आया ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर लगाया था नॉट। तो अगर हम नॉट हटा दे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रू अगर रिजल्ट आ रहा है नॉट लगाने पे, तो नॉट ना लगाने पे इसका रिजल्ट क्या होता? फॉल्स होता। ओके, और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट s2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर मैं प्रिंट s2 ऐसे लिखता तो ये s2 की वैल्यू को प्रिंट करता, पर नॉट लगाने से यहाँ पर क्या होगा? हमें ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यूज दिखेंगी। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि एनी नंबर इज ट्रू एक्सेप्ट फॉर 0। मतलब हम कोई भी नंबर को उठा लें, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर, उनका जो बूलियन वैल्यू होगा वो ऑलवेज ट्रू होगा, पर एक 0 ही ऐसा नंबर है जिसका जो बूलियन वैल्यू है वो फॉल्स में आएगा। ओके, इससे भी आप देख सकते हैं 0 और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3। और एक और काम यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल रिजल्ट के लिए आप यहाँ पर एक और नॉट लगा सकते हैं। ओके, नॉट, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया। ओके, तो यहाँ पर ये जो 3 है इसका बूलियन वैल्यू क्या होना चाहिए? क्योंकि हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर का बूलियन वैल्यू होता है ट्रू, तो इस 3 का बूलियन वैल्यू होना चाहिए ट्रू, और हमने लगाया नॉट, तो वो ट्रू क्या हो गया? फॉल्स। और हमने एक और बार नॉट लगाया तो फॉल्स क्या हो गया? ट्रू। मतलब एक तरह से ये जो 2 नॉट है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसका जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वो हमें प्रिंट होके आएगा। अब अगर इसे प्रिंट करें तो हमारे पास पहले आया ट्रू एंड अगेन दूसरी बार आया फॉल्स। मतलब 3 का जो वैल्यू है वो हुआ ट्रू एंड 0 का जो वैल्यू है बूलियन में वो हुआ फॉल्स। तो आई होप आपको ये लाइन भी क्लियर होगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि एनी लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी आर ट्रू एक्सेप्ट फॉर एम्प्टी वंस। मतलब ये सेम इसी कॉन्सेप्ट की तरह है। ओके, मतलब कोई भी लिस्ट, टपल, यहाँ पर ये टपल की स्पेलिंग में TUPL होगा, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा। तो कोई भी लिस्ट, टपल या सेट है अगर हमारे पास और वो एम्प्टी नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई भी वैल्यू है, वैल्यू से मतलब नहीं है, बस मतलब इससे है कि अगर कुछ उसमें है तो उसका बूलियन रिजल्ट ट्रू होगा एंड अगर उसमें कुछ नहीं है तो उसका बूलियन रिजल्ट फॉल्स होगा। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। ओके, इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है टाइप कास्टिंग। अब ये टाइप कास्टिंग क्या है? तो टाइप कास्टिंग से पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी डेटा के टाइप को अगर हमें जानना है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया x और इसमें वैल्यू दे दिया 4, एक और वेरिएबल बनाया y एंड इसमें हमने वैल्यू दे दिया 5.2, एक और वेरिएबल बनाया z, इसे हमने वैल्यू दे दिया समथिंग हेलो। अब मुझे जानना है कि ये 4 जो है ये कौन सा डेटा टाइप है, या ये 5.2 कौन सा डेटा टाइप है, या ये जो हेलो है ये कौन सा डेटा टाइप है। तो डेटा के टाइप को जानने के लिए हमें क्या करना होगा? हम सिंपली करेंगे प्रिंट, क्योंकि हमें डेटा टाइप को प्रिंट करवाना है, और प्रिंट के अंदर हम लिखेंगे टाइप। ओके, और टाइप कीवर्ड का यूज करके इसके अंदर हम लिख देंगे x। अगर हम x का वैल्यू जानना चाहते हैं, आई मीन x का डेटा टाइप जानना चाहते हैं, तो इसके अंदर हमने लिख दिया x। देन अगर हम लिखते हैं प्रिंट टाइप ऑफ y, देन लिख दिया हमने प्रिंट टाइप ऑफ z। तो टाइप फंक्शन का यूज करके हम किसी भी डेटा के टाइप को जान सकते हैं। तो अब अगर हम इसे प्रिंट करें तो हमारे पास रिजल्ट आया, यहाँ पर क्या आया कि जो x था
उसका डेटा टाइप था इंट, y का डेटा टाइप था फ्लोट एंड z का डेटा टाइप था str यानी कि स्ट्रिंग। ओके, आई होप आपको टाइप फंक्शन का यूज क्या है ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो 4 है यानी ये जो x इक्वल टू 4 है, इस x का डेटा टाइप है इंट का, पर मैं इस x को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको इस x का टाइप चेंज करना है। पहले ये टाइप क्या था, मैंने यहाँ पर दिखाया था कि पहले ये जो x का टाइप था वो इंटीजर टाइप का था। अब अगर मैं चाहता हूँ कि x का जो टाइप है वो इंटीजर से हट के फ्लोट हो जाए, तो वो मैं कैसे करूँगा? सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लोट और जो पहले x का वैल्यू था। ओके, और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ टाइप ऑफ x, तो वो हमें क्या देखने को मिलेगा? अब ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। ओके, और मैं यहाँ पर x को प्रिंट कर रहा हूँ, x की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो वो हमें क्या देखने को मिलेगा? वो हमें अब देखने को मिल रहा है 4.0। ओके, तो ये 0.0 ऐड करके पाइथन ने क्या किया? इस 4 को एक फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जो कि पहले इंटीजर था। सिमिलरली अगर हम चाहें तो इस फ्लोट को स्ट्रिंग वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करें? तो हमें सिंपली यहाँ पर फ्लोट की जगह str जो कि स्ट्रिंग के लिए कीवर्ड है वो लिखना होगा। एंड अब अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ टाइप ऑफ x एंड प्रिंट कर दूँ x की वैल्यू को, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अब इसका जो वैल्यू है यानी प्रिंट टाइप ऑफ x वो हो गया स्ट्रिंग एंड जो वैल्यू है ये 4.0 ही प्रिंट हुआ। ओके, पर अब ये जो 4.0 है ये एक स्ट्रिंग बन गया है, मतलब ये एक कैरेक्टर बन गया। मतलब क्या कि पहले जब ये 4.0 फ्लोट था तो इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, मतलब अगर हम 4 + 5 करें तो हमें वो 9 रिटर्न करता। पर अब ये क्या करेगा? अगर अब हम इसे 4.5 करें तो हो सकता है ये हमें कुछ एरर रिटर्न करे या कुछ अलग ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। इसे भी देख लेते हैं हम करके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे जब हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया था तब हम इसमें ऐड कर देते हैं 5 को। ओके, 5 ऐड करके हम इसे प्रिंट कराते हैं इसकी वैल्यू को। और यहाँ हम क्या करते हैं, इसे हमने अब क्या किया? स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और अब इसमें 5 ऐड करके देखते हैं कि अब क्या होता है। अब अगर हम इसे प्रिंट करें तो देखिए यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है। किस लाइन में? लाइन नंबर 15 में, मतलब यहाँ। क्यों? क्योंकि अब जो x है ये एक स्ट्रिंग हो चुका है, मतलब ये कैरेक्टर है, जस्ट लाइक नेम। ओके, मतलब यहाँ पर कुछ भी रैंडम सा लिखा हुआ है वो उसे एज ए नंबर ट्रीट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर इसीलिए पाइथन हमें एक एरर शो कर रहा है। क्या आई होप आपको क्लियर होगा टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। इसी के साथ हमारे पास टाइप कास्टिंग में कुछ और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम कब टाइप कास्टिंग कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। तो इसे आप ऐसे समझिए, इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? तो फॉर एग्जांपल पहले अगर कोई नंबर था 5, ये एक इंटीजर था, इसे जब हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? बस एक इमेजिनरी पार्ट जुड़ जाता है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे? 5 + 0 आयोटा। ओके, तो इससे क्या होगा कि ये जो 0 आई है इसका रिजल्ट क्या हुआ? यहाँ पर तो 0 ही रहेगा और 5 + 0 = 5 ही होता है। तो यहाँ पर इस नंबर में, मतलब इस वैल्यू में तो कोई चेंज आया नहीं, पर ये जो डेटा टाइप था ये अब कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ओके, सेम हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसे हमने यहाँ पर देखा। ओके, पर क्या हम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर हुआ 4.43242, ऐसा कोई नंबर है जो कि फ्लोट नंबर है, तो जब हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? पाइथन क्या करेगा? इस पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं उसे रिमूव कर देगा और हमें रिटर्न करेगा सिंपली 5। इसे भी हम देख लेते हैं। ओके, और इन सारे कोड को रिमूव करके मैं क्या करता हूँ कि x = 5 पॉइंट, कोई भी रैंडम नंबर लिख देता हूँ पॉइंट के बाद, और x = मैं क्या करता हूँ, या y = मैं इसे इंटीजर टाइप में कर देता हूँ। किसे? x की वैल्यू को। ओके, तो इस लाइन का मतलब क्या कि x की जो भी वैल्यू है उसके टाइप को चेंज करके इंटीजर कर दो एंड उसके बाद जो रिजल्ट है उसे y में स्टोर कर दो। तो अब मैं क्या करूंगा कि प्रिंट करूंगा पहले तो x की वैल्यू एंड देन प्रिंट करूंगा y की वैल्यू। तो अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा? x की वैल्यू ये आई 5.3233423 एंड y का वैल्यू क्या रिटर्न हुआ? सिंपल सा 5। ओके, और यहाँ पर आपको एक चीज तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इंटीजर में कन्वर्ट करते वक्त ये वैल्यू राउंड ऑफ नहीं होता। ओके, मतलब मैं यहाँ पर अगर 999 भी लिख दूं तो ये राउंड ऑफ होके 6 होना चाहिए, पर पाइथन वो राउंड ऑफ नहीं करता। पाइथन सिंपली बस पॉइंट के बाद के डिजिट को रिमूव कर देता है बस। ओके, तो अब भी ये 5 ही रिटर्न करेगा। ओके, ये राउंड ऑफ नहीं करेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हमने देख लिया कि इंटीजर को कॉम्प्लेक्स में, इंटीजर को फ्लोट में, फ्लोट को इंटीजर में एंड फ्लोट को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। पर क्या नहीं किया जा सकता? कॉम्प्लेक्स को फ्लोट में और कॉम्प्लेक्स को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों?
कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है 4 प्लस 3 आयोटा समथिंग ऐसा, मतलब एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस इमेजिनरी पार्ट को आप रियल में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इसका कोई आंसर नहीं है, मतलब इसका कोई रिजल्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स को हम इंट या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, ये रॉन्ग है, नहीं हो सकता। ओके, तो टाइप कास्टिंग भी आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इसके बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रिंग का। तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग क्या होते हैं, तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स enclosed in a single quotes और डबल कोट्स और इवन ट्रिपल कोट्स, मतलब सिंगल डबल या ट्रिपल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिख दें तो वो हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। ओके, मतलब यहाँ पर हम नेम को ऐसे क्रिएट कर रहे थे XYZ, ऐसे नेम को लिख सकते हैं हम चाहें तो नेम मतलब स्ट्रिंग, इसे हम सिंगल कोट्स में भी क्रिएट कर सकते हैं XYZ, या अगर हम चाहें तो नेम को ट्रिपल कोट्स में भी क्रिएट कर सकते हैं XYZ। और ट्रिपल कोड में लिखने का क्या फायदा होता है, इससे आप मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं। ओके, मतलब क्या मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग का मतलब क्या कि यहाँ पर अगर आप देखें तो नेम इक्वल टू XYZ मैंने लिखा और मुझे नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना है। ओके, तो यहाँ पर VS कोड में यहाँ एक ऑटो करेक्ट कर दिया, नेक्स्ट लाइन के लिए उसने एक कोड ऐड कर दिया, पर मैं यहाँ कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहूँ। ओके, मतलब इसका स्टार्टिंग यहाँ से है, क्लोजिंग यहाँ है, और इसके अंदर मैं मल्टीपल लाइन में कुछ लिखना चाहूँ तो ये नहीं हो सकता। ओके, तो मल्टीपल लाइन में यहाँ पर मुझे एक एरर शो हो रहा होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो मल्टीपल लाइन में अगर मुझे कोई स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो वो कैसे होगा, वो होगा नेम इक्वल टू 3 बार सिंगल कोट से। ओके, 3 बार सिंगल कोट्स लिख के आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं एंड मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं, कोई एरर आपको शो नहीं होगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। ओके, तो कोई भी टेक्स्ट सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में लिखा है तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा। ओके, और यहाँ ट्रिपल सिंगल कोट्स भी हो सकता है या ट्रिपल डबल कोट्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रिपल कोट्स ऐसे भी हो सकता है, इसमें भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, एंड हम यहाँ पर ट्रिपल डबल कोट्स भी लगा सकते हैं, इसमें भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, एंड यहाँ भी हम मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। उसके बाद है स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इसका क्या मतलब कि एक बार अगर हमने कोई स्ट्रिंग बना दिया पाइथन में तो कोड के थ्रू हम उसे चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना दिया जिसे हमने वैल्यू दे दिया ABC, और फ्यूचर में अगर हम चाहें कि इस str वेरिएबल में जो ABC वैल्यू स्टोर है उसे हम चेंज कर दे कोड के ही थ्रू, तो इसे हम कोड के थ्रू बाद में चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो इम्यूटेबल कहने का मतलब कुछ ये होता है कि अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कि ईच कैरेक्टर इन स्ट्रिंग हैज अ पोजीशन कॉल्ड इंडेक्स। मतलब स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर का एक अपना एड्रेस होता है, अपना एक यूनिक पोजीशन होता है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये स्ट्रिंग क्रिएट किया तो हर एक कैरेक्टर, ये जो A है B है, इन सब का एक पोजीशन होगा। ओके, और इन पोजीशन को हम इंडेक्स नाम देते हैं, और ये जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो इसे पाइथन की भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि A जो है वो 0 इंडेक्स पे है, B 1 इंडेक्स पे है, C 2nd इंडेक्स पे है। मतलब इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं प्रिंट कर दूंगा स्ट्रिंग को, पर मैं पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पर क्या लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर लिख दिया 4। इसका मतलब क्या, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 का मतलब है कि इस स्ट्रिंग के 4th इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसे प्रिंट करो। तो यहाँ देखेंगे आप, तो ये 0 1 2 3 4, 4th इंडेक्स पे E स्टोर्ड है, तो यहाँ E प्रिंट होगा। तो मैं इसे अगर प्रिंट करूँ तो हमें यहाँ पर E आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको ये इंडेक्सिंग वाला पार्ट भी क्लियर होगा। तो ये तो हमने देख लिया पॉजिटिव इंडेक्सिंग, मतलब पॉजिटिव इंडेक्स कैसे काम करता है। पाइथन में हमारे पास एक नेगेटिव इंडेक्स भी होता है। नेगेटिव इंडेक्स मतलब काउंटिंग जो है पीछे से स्टार्ट होगा, बैकवर्ड काउंटिंग। ओके, तो जो लास्ट वाला कैरेक्टर होता है उसका जो इंडेक्स होता है वो होता है -1। उसके बाद जो सेकंड लास्ट होता है उसका इंडेक्स होता है -2, देन -3, -4 एंड सो ऑन। तो पाइथन में हम पॉजिटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं एंड नेगेटिव इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इस E को प्रिंट कराया, कैसे, पहले हमने पॉजिटिव इंडेक्स का यूज करके प्रिंट कराया जो कि था 0 1 2 3 4। अब हम इसी E को प्रिंट कराएंगे नेगेटिव इंडेक्स का यूज करके, कैसे, तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे प्रिंट str और लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो इस E का नेगेटिव इंडेक्स, जो कि कैसे निकालेंगे, तो पीछे से काउंटिंग करेंगे। इसका इंडेक्स होगा -1 -2 -3 -4। तो इसका अगेन नेगेटिव में भी इंडेक्स आ रहा है -4, तो यहाँ लिखा हमने -4। एंड अब जब हम इसे रन कराएंगे तो दोनों बार हमारे पास
ई प्रिंट होके आएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। देन जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है पाइथन स्ट्रिंग्स फॉलो बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इंडेक्स को फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में सीखेंगे एंड पाइथन के और भी कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप चाहते हैं कि पाइथन की सीरीज की कोई भी वीडियो आप मिस ना करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में पाइथन के और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ।